नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजौंदिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जजौंदिया क्लासेस में। देखिए साथियों, जैसा कि हम पिछले टॉपिक संविधान सभा से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार अब हम लोगों का दूसरा टॉपिक है उद्देशिका। तो उद्देशिका से संबंधित जो संविधान में जोड़ी गई है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि ये उद्देशिका है क्या, इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो बिना समय बर्बाद करे हम लोग प्रारंभ करते हैं उद्देशिका। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि संविधान की 3 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 3। कौन कौन सी हुई थी आपको शायद याद होगा। मैंने 3 बैठकों का जिक्र किया था आपके में। 9 दिसंबर की और एक 11 दिसंबर की और एक 13 दिसंबर की। हमने 9 दिसंबर की बैठक के बारे में बात कही थी। मैंने कहा था 9 दिसंबर की जो बैठक थी उसमें आपके सच्चिदानंद सिन्हा को तो विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर की बैठक में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और जो 13 दिसंबर की बैठक है, मैंने बताया था, उसकी चर्चा ये है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यानी कि जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 की, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला देखिए, इसी में पॉइंट बनता है, कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अर्थात 22 जनवरी 1947 को यह पास हो गया। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसका नाम है केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य वाद। यानी इन केशवानंद भारती ने उद्देशिका के लिए जो है केरल राज्य से बाद में कोर्ट केस किया था। तो ये इससे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य। देखिए क्या है ये। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो केशवानंद भारती थे, इन्होंने कहा था कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। क्या कहा था? कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने यह कहा था, उद्देशिका को संविधान का एक अभिन्न अंग माना था। देखिए अगला पॉइंट बनता है इसमें, कहते हैं उद्देशिका। देखिए कहते हैं कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। पूछा जाता है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ये देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो हम लोग उत्तर में देंगे संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा गया है। और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसे कहा गया है? मन की कुंजी किसके? संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसे कहा गया? ये भी उत्तर मिलेगा आपका, उद्देशिका को कहा गया। ठीक, देखिए मैं आपको बता दूं कि उद्देशिका जो है, उद्देशिका में प्रयुक्त एक शब्द है हम भारत के लोग। कौन सा शब्द प्रयुक्त है? हम भारत के लोग। तो मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ समझाने के लिए। देखिए उद्देशिका में एक शब्द प्रयुक्त है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये जो शब्द ये वाला प्रयुक्त है कि हम भारत के लोग, शब्द जो है क्या स्पष्ट करता है? भारत की संप्रभुत्व भारत की जनता में निहित है। मतलब ये शब्द प्रयुक्त करता है कि हम भारत के लोग, इसमें किसी प्रकार का जाति भेद नहीं है, वर्ण नहीं है, सभी लोगों को समान रूप से यह शब्द परिभाषित करता है। तो ये जो है भारत की संप्रभुता और अखंडता को दिखाता है। कौन सा शब्द? हम भारत के लोग। इसी में एक शब्द और प्रयुक्त किया गया है उद्देशिका में, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, ये शब्द प्रयोग किया गया कि भारत एक गणतंत्र है।
इसका अर्थ क्या है, भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो हम लोग डायरेक्ट तो नहीं, उसको निर्वाचित करते हैं, चुनाव द्वारा उसको वहाँ पर भेजते हैं। गणतंत्र का अर्थ ये होता है, ठीक है। तो इसी में फिर आगे हम लोग देखते हैं उद्देशिका में, ये पढ़ने के बाद देखिए ये इसमें आता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 क्यों लिखा गया, ये बताइए। हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि यह अपने आप में मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। देखिए इसमें क्या किया गया, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उद्देशिका में 2 शब्द जोड़े गए। एक शब्द जोड़ा गया आपका समाजवादी, कौन सा जोड़ा गया, समाजवादी, और एक शब्द जोड़ा गया आपका पंथ निरपेक्ष। कौन सा जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। ये 2 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए, ठीक। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये 2 शब्द जोड़े गए। तो ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हैं, पूछा गया परीक्षा में, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द किसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग कहेंगे राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग खड़े रहते हैं, ध्यान रखना, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को। ये ध्यान रखना कि जब भी ये पूछे जाएंगे आपसे, तो आपसे पूछेंगे इसमें ये शब्द जोड़े गए हैं, इन शब्दों का क्या अर्थ है, मतलब ये भारत को कहाँ से परिभाषित करते हैं, तो आप इसको मिलाकर चलिए। अब देखिए इसी में हम लोग आगे देखते हैं उद्देशिका में, इसी में आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं उद्देशिका का जो अंगीकरण हुआ, क्या हुआ, अंगीकरण, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि उद्देशिका का जो अंगीकरण हुआ कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका का क्या हुआ, अंगीकरण हुआ, उद्देशिका का अंगीकरण हुआ, ठीक है। अब अंगीकरण होने के कारण इसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं, लॉ डे, यानी कि विधि दिवस। ये मैंने आपको कल बताया था, विधि दिवस, वो पिछले वीडियो में बताया था, विधि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक। अब देखिए इस दिन संविधान के कुछ भागों को लागू कर दिया गया था। जैसे किन किन भागों को लागू कर दिया गया था, नागरिकता, पूछ सकता है कि 26 नवंबर 1949 को किन किन भागों को लागू किया था, नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद। अंतरिम संसद के बारे में बताया था मैंने आपको, कौन इसके प्रधानमंत्री थे, कौन इसके लोकसभा अध्यक्ष थे। अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध, ठीक है। ऐसे कुछ उपबंध और अनुच्छेदों को अनुमति दे दी गई थी 26 नवंबर 1949 को, इसलिए इसको विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर आपको पता ही है कि जो पूर्ण संविधान है वो कब लागू हुआ था, पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, पूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो उद्देशिका में जितने भी प्रश्न बन रहे थे, छोटे बड़े आड़े टेढ़े, मैंने सभी प्रश्नों को समायोजित करने का प्रयास किया है। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा संघ और राज्य क्षेत्र रहेगा, ठीक, संघ और राज्य क्षेत्र रहेगा कल का हमारा टॉपिक। तो आज के लिए धन्यवाद, हम लोग कल पुनः इसी प्रकार के एक अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, जय श्री राम।